आज की परीक्षा फिजिक्स क्लास 12th में आपका क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने है और इसका आंसर्स क्या क्या होता आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। इसका आंसर की क्या होगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल और 3.25 घंटे का आपकी परीक्षा का समय अवधि था और आपको फुल मार्क्स मिलने हैं 70। चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे क्वेश्चंस उन्हें हम लोग समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है टू चार्ज्ड स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। टू चार्ज्ड स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d exert a force F on each other if the charges are doubled and the distance between them is doubled then the force is। तो यहां पर कहता है, चलिए हिंदी में भी फटाफट पढ़ लेते हैं और बताते हैं आपको इसका आंसर क्या होता है। दो आवेशित गोले एक दूसरे से d दूरी पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और उनके मध्य की जो दूरी है उसको भी दोगुनी कर दी जाए तो बल क्या होगा। सबसे पहले मान लिया कि दो आवेशित कण एक दूसरे को d दूरी से पृथक है और F बल लगता है, ठीक है। कितना बल लग रहा है? F बल लग रहा है। दो आवेशित गोला है, यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए, मान लेते ये था Q, ये भी था आवेश Q, तो कूलम का नियम से F इक्वल्स टू K Q1 Q2 Q जो भी था चार्ज में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। मान लिया इसको Q1 Q2 मान रहे हैं, है ना, तो Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर d का स्क्वायर, तो ये है F फोर्स। अब क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए, चलिए दुगना कर देते हैं, तो फोर्स अब जो नया फोर्स हो रहा है ये था मान लिया F1 या फिर ये F था, ये फोर्स शुरू में F लग रहा था, अब F डैश क्या होगा उसे मालूम करना है। तो F डैश इक्वल्स टू K, आवेशों को दुगना कर दिया गया तो Q1 Q2 तो 2Q1 इंटू 2Q2, चलिए बहुत बढ़िया। और उनके मध्य की दूरी भी दोगुनी कर दी जाए तो d का स्क्वायर था तो दूरी भी दुगना हो गया 2d का स्क्वायर, तो F डैश इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 Q1 Q2 बट्टा 2 का स्क्वायर 4d स्क्वायर, 4 कैंसिल कर गया तो F डैश इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई d स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर देखिए K Q1 Q2 बट्टा d स्क्वायर, यही तो शुरू में बता रहा था कि F है, तो F डैश इक्वल्स टू इतना की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं F, तो F के ही इक्वल होगा, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए A, ये इसका सही आंसर होता है पहला का। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है, तो हम लोग को मालूम है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से भी Q इक्वल्स टू क्या होता था NE, जहाँ E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता था, इसी को फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज भी माना जाता था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये हो जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा C, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा दिया है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल इज। किसी धातु के लिए पराविद्युत नियतांक होता है, तो किसी धातु के लिए पराविद्युत नियतांक का वैल्यू होता है अनंत, इन्फिनिट, ये सही होता है। अगला क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ द प्लेट, मास ऑफ द प्लेट, डेंसिटी ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट। यहाँ पर कहता है समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, तो इसका एक सूत्र होता था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, तो सूत्र होता था C बराबर इप्सनॉट A बट्टा D। तो किस पर निर्भर करता है, प्लेटों के मध्य की दूरी D, प्लेटों का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है, और इप्सनॉट इनके मध्य का माध्यम पर, है ना। तो पट्टिका की मोटाई, पट्टिका का द्रव्यमान, पट्टिका का घनत्व की पट्टिका का क्षेत्रफल, तो क्या सही होता, पट्टिका का क्षेत्रफल एरिया पर डिपेंड करता है D। अगला क्वेश्चन, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, बैटरी जो था और जो गैल्वेनोमीटर था जिसको G से रिप्रेजेंट कर रहे थे, आर इंटरचेंज्ड, उन्हें अगर अदला बदली कर दिया जाता है, देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी, तो जो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, तो वो चेंज नहीं करता है, याद रखना है, नॉट चेंज। तो इसका सही उत्तर होता कि व्हीटस्टोन सेतु में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है,
टू कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L एंड 2L, लंबाई है एक का L, मान लेते हैं ये है लंबाई L और एक का है दुगना, मान लेते हैं ऐसा कुछ रहता है 2L, हैव रेडियाई R एंड 2R, इसका मान लेते हैं R है और इसका रेडियस थोड़ा ज़्यादा था, इसको मान लिया 2R। द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को हम लोग रेसिस्टिविटी भी कहते थे, रो से रिप्रेजेंट करते थे, तो उसमें उसका रेशियो क्या होगा, तो हम लोग को मालूम है जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है या रेसिस्टिविटी होती है वह नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, कॉपर वायर ही ना, या फिर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, शेप साइज से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसका रेशियो क्या होता, क्या सही होता, 1:1, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसका आंसर सही ये होता 1:1, 1:1। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स इच कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज, दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, एक ही डायरेक्शन में करंट बाहर है, जैसे दो लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है, 1 एम्पियर का करंट दोनों में से फ्लो कर रहे हैं, है ना, 1 एम्पियर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर दिया हुआ है, देखिए 1 मीटर अपार्ट, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी है, μ0/4π 2I1I2/R, तो F = μ0/4π 10⁻⁻7 2 I1I2 दोनों 1 एम्पियर इंटू 1 एम्पियर और डिस्टेंस भी है 1 मीटर, तो F = हो जाएगा 2, है ना, 2, ये जो 2 था 2 इंटू 10⁻⁻7 और यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ मिलता था, तो इसका आंसर सही ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7, यहाँ माइनस लगा हुआ था, न्यूटन पर मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट एंड टॉर्क इज, चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम लोग B वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण जिसको M वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन है, तो टाउ = होता है M क्रॉस B, ये सही आंसर होता है ना, टाउ = M क्रॉस B। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट, कोई बार मैग्नेट है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट मतलब छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी होती है, तो याद रखना है एकदम हमेशा याद रखना है हम लोग को कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से बाहर जाती है, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, ये बाहर में, लेकिन इसके अंदर इनसाइड वाला है, तो इनसाइड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जाती है, किधर से किधर, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तो कौन सा आंसर सही होता है, आर फ्रॉम एस पोल टू एन पोल ऑफ द मैग्नेट, ये ऑप्शन डी सही होता है ना, क्योंकि ये बंद वक्र पथ बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित की जाती है, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जो है ना वो दोनों से मिलता है हमें, किससे किससे, लेंज के लॉ से भी और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी, तो इसका सही आंसर सी होता है, लेंजेस लॉ एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अगला क्वेश्चन देखिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर अगर पूछ दिया ना तो वो यूनिट होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, और केवल अगर वेबर पूछता ना तो ये फ्लक्स का होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो ये होता मैग्नेटिक फ्लक्स का, लेकिन वेबर पर मीटर स्क्वायर पूछा तो ये मैग्नेटिक फील्ड का होगा, चुंबकीय क्षेत्र का सही होता। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन, एनर्जी डिसिपेटेड इन LCR सर्किट इज इन, तो LCR, L कोयल, C कैपेसिटर और R रेसिस्टेंस, LCR। तो LCR सर्किट में जो एनर्जी जो डिसिपेट होता है, एनर्जी जो खर्च होती है वो होती है क्या केवल L में,
क्या केवल सी में, आर में, कि सभी में? तो इसका सही आंसर होता आर में केवल खर्च होती है। किस में? आर में। ऐसा इसलिए क्योंकि रेसिस्टेंस में ही एनर्जी लॉस होता है हीट के फॉर्म में, क्योंकि एल का जो एनर्जी है, एल में जो एनर्जी होता है वो होता था हाफ एल आई स्क्वायर, और कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है वो होती है क्यू स्क्वायर बाई 2c, चार्ज के फॉर्म में होता है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होता है ना, ये सब पढ़ा हुआ है आपने। तो मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में बदलता है। तो एनर्जी तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते रहता है, एक दूसरे में बदलते रहता है। तो इसका सही आंसर किस में होता? आर। रेसिस्टेंस में केवल एनर्जी का लॉस होता है, तो आर ओनली, ये सही होता है ना। तो इसका सही उत्तर होता है केवल आर में। अगला क्वेश्चन है, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नोड, इट्स आरएमएस वैल्यू विल बी। तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा इसका? अगर चरम मान या शिखर मान आई नोड है तो आई आर एम एस इक्वल्स टू होता है आई नोड बाई √2। ये रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। तो इसका सही आंसर ये होता है ए। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। डैश इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होती है। तो कोहरे में फोटोग्राफी के लिए यूज होती है इंफ्रारेड रे। किसका? इंफ्रारेड रे, अवरक्त किरण। ये सही होता। क्या सही होता? अवरक्त किरण। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही उत्तर ये होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रे सही होता, इंफ्रारेड रे कोहरे में फोटोग्राफी के लिए। द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होती है, क्या पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में होती है? क्या पूरा का पूरा होली शेयर्ड ओनली इन मैग्नेटिक ओनली बाय मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड? 0। तो ये सही होता है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है ना। दोनों में एनर्जी सेम रहती है, इसे दोनों का रेशियो 1 आ जाता है। तो एक विद्युत चुंबक की तरंग में ऊर्जा विद्युत और चुंबक के क्षेत्र के बीच समान रूप से विभाजित होती है। इसका सही उत्तर सी होता है। अगला प्रश्न, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन, तो एक आभासी प्रतिबिंब जो वस्तु से अधिक आकार का किसमें बनता है? तो ये बनता है किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए एक रिलेशन होता है कॉची का फॉर्मूला, जिसे मैंने क्लास में भी पढ़ाया था और आपने भी पढ़ा होगा। तो वो रिलेशन होता था प्रिज्म वाला के लिए भी, a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा का पावर 4, ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। तो वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है। क्या होगा? घटेगा। तो इंक्रीज अगर होगा वेवलेंथ लैम्डा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका सही उत्तर बी होता है। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वॉज गिवन बाय, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी गई थी। तो द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? हाइगेन्स के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेन्स के द्वारा। ये सही होती। अगला प्रश्न, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेस अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। आपने पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 छिद्र रहता था, यहाँ से लाइट सब निकलता था, है ना। यूजेस अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एज। तो जो ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर कैसा फ्रिंज फॉर्म करता था? क्या पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल की हाइपरबोला? तो इसका सही आंसर होता है स्ट्रेट लाइन। पट्टी पट्टी बनता था, याद कीजिए आप लोग, पट्टी पट्टी बनता था। एक ब्राइट रहता था, डार्क रहता था, फिर से ब्राइट, फिर से डार्क, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो सीधी रेखा सही होता। एनर्जी ऑफ फोटोन इज, तो फोटोन की एनर्जी बहुत आसान सा क्वेश्चन, कितनी होती है? एच न्यू। तो इसका सही उत्तर एच न्यू होता है, फोटोन की ऊर्जा। चलिए ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स
एक्सलेटेड थ्रू 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट एज। तो हम लोग को मालूम है डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है लैम्डा, इसका फॉर्मूला रहता था 12.27 बाई रूट भी एंगस्ट्रम। ऐसा मैंने पढ़ाया था, याद कीजिए, जिन्होंने क्लास किया होगा एकदम जानते हैं। अब हमको एक बार बनाना है किसके लिए, 25 वोल्ट और एक बार 36 वोल्ट, और उसके लिए हमको रेशियो ले लेना है, बस यही तो करना है। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू वही रह जाएगा, तो 12.27 बाई रूट भी एंगस्ट्रम। तो भी की जगह कितना रखना है, 25, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, मान लिया इसको लैम्डा 1 ले लिया है ना, तो लैम्डा 1 का वैल्यू हो गया 12.27 बाई 5 रूट 25 बाई एंगस्ट्रम, और एक लैम्डा 2 करके, तो 12.27 बाई रूट कितना 36, तो 36 यहाँ वी की जगह 36 रख दिया वोल्ट, 36 वोल्ट लिखा हुआ है ना, तो इसका कितना आ जाएगा 6, तो रूट 36 करेंगे, एक बार कर देते हैं 36, तो उसका बच कितना जाएगा 6। अब दोनों को डिवाइड कर देना है, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, 25 वोल्ट वाला और 36 वोल्ट वाला, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 अगर करेंगे तो 12.27 बाई 5 एंगस्ट्रम बाई 12.27 एंगस्ट्रम बाई 6। तो देखिए ये सब कट जा रहा है, ये चल जाएगा ऊपर, तो 6 बाई 5, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 ये आ जाएगा आंसर से 6 बाई 5, यही आंसर आ जाता है। तो ये 6 बाई 5 आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, द फोर्स which causes scattering of alpha particles in Rutherford's alpha particle scattering experiment। तो अल्फा पार्टिकल होता था पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव होता था, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था अल्फा पार्टिकल अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता था, वो भी पॉजिटिव रहता था, तो पॉजिटिव जाता था तो वो क्या हो जाता था, डिविएट हो जाता था अपने पथ से। तो इसका सही आंसर कौन सा फोर्स के कारण वो काम करता था यहाँ पर, द फोर्स विच कॉजेस स्कैटरिंग, जिसके कारण स्कैटरिंग आता था। तो इसका सही आंसर क्या होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्ब फोर्स। क्या होता, कूलम्ब फोर्स, ये सही होता, कूलम्ब बल सही होता। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ अ रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स अ बीटा पार्टिकल देन इट्स मास। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर z है और मास नंबर a है, जब एक बीटा पार्टिकल यहाँ से इमिट कर जाता है, बीटा पार्टिकल अगर इमिट कर जाएगा तो ये बदल जाता है एक नया एलिमेंट में, नया एटम में, और इसका चार्ज नंबर तो 1 से बढ़ जाता है लेकिन मास नंबर अनअफेक्टेड रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता था कि इट्स एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास रिमेन्स अनचेंज्ड, ये सही होता है ना, अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इंप्योरिटी इज फाउंड। तो पी टाइप कब मिलता था, तो पी टाइप तब मिलता था जब हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम को ऐड करते थे, जैसे बोरोन, इंडियम, ये नहीं पढ़ते थे हम लोग। तो इसका सही आंसर क्या होता था, वैलेंसी ऑफ 3, है ना, व्हाट काइंड ऑफ इंप्योरिटी इज फाउंड, वैलेंसी ऑफ 3, ये सही होता। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम 4। चलिए हिंदी में लिखा है, वर्जित बैंड की चौड़ाई अधिकतम होती है। तो वर्जित बैंड मतलब नीचे याद रखिए आप लोग को क्या रहता था, वैलेंस बैंड, और ऊपर रहता था कंडक्शन बैंड, जिसको संयोजी बैंड कहते थे और इसको कहते थे चालन बैंड। तो इनके मध्य की ऊर्जा बैंड अंतराल सबसे अधिक किसके लिए होती है, तो ये होती है किसके लिए, कुचालक के लिए। मतलब इसका सही आंसर क्या होता, इंसुलेटर के लिए, क्योंकि कंडक्टर में तो सबसे कम होती है, आपस में मिला हुआ होता है, सेमीकंडक्टर के लिए आधा में रहता है और इंसुलेटर के लिए बहुत अधिक ऊंचा रहता है। तो अचालकों के लिए या फिर कुचालक, इंसुलेटर के लिए। चलिए पार्ट बी में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन का पार्ट बी में यहां पर क्या कहता है देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट। विश्राम अवस्था में दो आवेशों के मध्य के बीच कार्य करने वाले विद्युत बल का नाम क्या है, तो क्या नाम है,
स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, या अंग्रेजी में कहेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नहीं काम करता था। तो ये सही हो जाता। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है। तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्या होता था, Q/V, और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या आता था, फैराड। जब चार्ज कितना होता था 1 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता था 1 वोल्ट। तो जब किसी कैपेसिटर के प्लेट्स पर 1 कूलम का चार्ज स्टोर रहता है, कितना का 1 कूलम का चार्ज स्टोर रहता है, इसके कारण इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 फैराड। अगला क्वेश्चन, राइट द रिलेशन, केवल रिलेशन को लिखना है, संबंध को लिखना है, फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल Q मूविंग विथ वेलोसिटी V इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड B। चुंबकीय क्षेत्र B की उपस्थिति में V सदिश वेग से गतिमान आवेशित कण Q पर लगने वाले बल के लिए संबंध को लिखिए। तो ये संबंध होता था F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q V B साइन थीटा, ये रहता था। अगला प्रश्न है, द इंस्टेंटेनियस करंट फ्लोइंग फ्रॉम एन AC सोर्स इज I इक्वल्स टू 5 sin 314t। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट। एक AC स्रोत से बहने वाली तात्कालिक धारा I इक्वल्स टू इतना है, तो विद्युत धारा का RMS मान क्या होगा। तो I इक्वल्स टू होता है इक्वेशन साइन ओमेगा t। तो I इक्वल्स टू आई नोड की जगह कितना दिया 5 sin 314t। तो पीक वैल्यू कितना मिल गया 5 एम्पियर है ना, आई नोड का वैल्यू 5 एम्पियर। हम लोग को पूछा IRMS, तो IRMS इक्वल्स टू होता है आई नोड बाई रूट 2। तो आई नोड का वैल्यू कितना है 5/√2 एम्पियर। आंसर, बस इतना करना था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड टू एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। तो इसका सही आंसर होता एक्सरे। क्या होता एक्सरे। तो ठोसों की क्रिस्टल संरचना की जांच के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो एक्स किरण का। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में किस प्रकार के स्रोत का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, ये भी सही होता, या एक वर्णी प्रकाश है ना, क्या कहते हैं एक वर्णी प्रकाश, ये भी सही होता, जिसको ही हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, ये भी सही है। तो आपने ये लिखा है व्हाइट लाइट या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट, दोनों सही है, एक वर्णी प्रकाश ऐसा। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण को लिखना है, केवल समीकरण को लिख देना है ना। तो वो समीकरण होता था एच न्यू इक्वल्स टू, देखिए आइंस्टीन का कहना था एच न्यू एनर्जी का जब फोटोन किसी फोटोसेंसिटिव प्लेट पर आता है, एच न्यू एनर्जी का फोटोन, तो ये एनर्जी दो पार्ट में बंटता है। एक तो उससे बाहर निकालने में वर्क फंक्शन कार्यफलन के रूप में खर्च होती है, और दूसरा निकला हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एच न्यू इक्वल्स टू होता है फाई नोड प्लस के मैक्स। तो के मैक्स इक्वल्स टू हो जाता था एच न्यू माइनस फाई नोड, बस यही सही हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मास डिफेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियस। तो किसी नाभिक के द्रव्यमान क्षति से आप क्या समझते हैं। तो द्रव्यमान क्षति क्या होता था कि जो न्यूक्लियन का जो द्रव्यमान है, न्यूक्लियन किससे बनता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इसी से न्यूक्लियस बनता है, और जिससे न्यूक्लियस बनता है, नाभिक बनता है, उनको कहते हैं न्यूक्लियन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये सब न्यूक्लियन कहलाता है। अब जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग अलग करके अगर मास जोड़ा जाता है और एक साथ अगर लिखा जाता है, पूरा नाभिक का मास अगर देखा जाता है, तो दोनों में अंतर रहता है। उसी डिफरेंस को ही हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट या फिर द्रव्यमान क्षति। और ये जो मास का जो डिफेक्ट होता है वो बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में जाता है, क्योंकि न्यूक्लियन सबको एक साथ रखने में, बांधने में भी तो कुछ एनर्जी चाहिए होगा, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे E इक्वल्स टू mc², आइंस्टीन का रिलेशन पढ़ते हैं ना हम लोग, तो मास एनर्जी में जा सकते हैं, एनर्जी मास में आ सकता है। तो ये था पढ़ाया हुआ है क्लास में, अपने नोट से भी देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, देखिए व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो नैज अर्धचालक क्या है। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जो फ्री होता है हर प्रकार का इम्प्योरिटी से, अशुद्धि कुछ नहीं रहता है,
तो उसी को हम लोग कहते हैं नैजर अर्धचालक या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन। तो यहां पर आप लोग को व्यंजक को प्राप्त करना है ना, व्युत्पन्न करना है, मतलब बना करके दिखाना है पूरा। टॉर्क एक्सप्रेस, टॉर्क जिसको टाउ से दिखाते थे, एक्सप्रेस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका रिलेशन होता था टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। बस इतना को निकालना है आपको, ड्राइव करके दिखाना है और नंबर ले लेना। अगला क्वेश्चन, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग को परिभाषित करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग को क्या करना है, परिभाषित करना है, और प्रवाहित धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के साथ उसका रिलेशन को लिखना है। तो डिफाइन कर लेना है और ये रिलेशन आता है I इक्वल्स टू एन ई ए भी डी। बस इस रिलेशन को लिख देना था। अगला क्वेश्चन है स्टेट बायो सावर्ट्स लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ को कहना था और ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाहते हैं तो उसके इक्वेशन को लिख देते हैं। तो डी बी इक्वल्स टू होता था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं और जो इक्वेशन था ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिख देते हैं बस काम खत्म। अगला क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन, फिर से आपको बना करके लाना है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते थे, एम से, ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। तो 2 लंबा कोएक्सियल सोलेनॉइड्स है ना, 2 लंबा समक्षीय प्रणालिका है। तो उसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो उसका सूत्र ऐसा आता था एम इक्वल्स टू म्यू नोड N1 N2 A बाई एल। याद कीजिए, उसको हम लोग बनाए भी थे। ऐसे ऐसे करके लपेटा हुआ रहता था एक कोयल, और एक कोयल ऐसे ऐसे लपेटा हुआ रहता था, ऐसे ऐसे करके, है ना, कोएक्सियल रहता था। एक को S1 मान रहे थे, एक को S2 मान रहे थे, दोनों का लेंथ लगभग सेम ले रहे थे, एरिया क्रॉस सेक्शन लगभग सेम ले रहे थे, बनाए थे, और ये फॉर्मूला आया था, बस उसी को लाना था आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, यूजिंग फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम यानी कि जो कला समंजक चित्र या फिर कालांक चित्र जो कहते हैं, है ना, ऐसे करके रह रहा था। ऊपर में एक्सएल, एक्सी, आर ऐसे ऐसे रहता था, जिसको हम लोग VL भी लिख सकते थे, और इसको VC लेते थे, इसको VR मानते थे। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता था। ऐसे ऐसे बनाए थे हम लोग सारा चीज़। तो उसके लिए इम्पिडेंस, इम्पिडेंस मतलब होता है प्रतिबाधा, के लिए व्यंजक उत्पन्न करना था। तो Z इक्वल्स टू हम लोग का सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है ना, √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। तो इसको लाना था हम लोग को। अगला क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग बोर्स प्रिंसिपल। तो बोर के सिद्धांत का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन के एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए व्यंजक उत्पन्न करना था। तो एनर्जी के लिए आपको रिलेशन लाना था। तो जो रिलेशन आता था उसको बना देना था। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड की कार्यप्रणाली परिपथ आरेख की सहायता से समझाना था। किसके लिए? अर्ध तरंग दिष्टकारी बनाया हुआ है, नोट में देखिएगा, सारा चीज मिलेगा आपको। राइट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। जो बता रहे थे ना, ऊपर रहता था कंडक्शन बैंड, नीचे रहता था वैलेंस बैंड, नीचे रहता था संयोजी बैंड, ऊपर रहता था चालन बैंड। इनके बीच का दूरी चालक के लिए एकदम मिला हुआ रहता था, अर्धचालक के लिए बीच में रहता था, कुचालक के लिए बहुत अधिक दूरी पर रहता था। बस उसको बनाना था, थोड़ा लिख देना था। चलिए अब आता है बारी लॉन्ग क्वेश्चन का। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, स्टेट गॉसेज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस का नियम क्या है उसको लिख देना था। यूजिंग दिस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफिनाइट प्लेन शीट। तो इनफिनाइट प्लेन शीट के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफिनाइट शीट के लिए क्या आता था? E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 इप्स नोड। कितना आता था? सिग्मा बाई 2 इप्स नोड। सिग्मा क्या था? सरफेस चार्ज डेंसिटी। बस इस रिलेशन जो था उसको लाना था आपको गॉस के थ्योरम का यूज करते हुए। अगला क्वेश्चन, मेंशन किरचॉफ्स रूल्स फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स। तो किरचॉफ का 2 रूल था, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल।
इसको KCL और KVL भी कहते थे, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो दोनों को लिखना था। और व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस का कंडीशन को लाना था। बैलेंस का कंडीशन क्या होता था, P/Q इक्वल्स टू R/S, बस उसको लाना है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हाउ इट्स सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, और कैसे उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। पढ़ा हुआ चल कुंडली धारामापी के सिद्धांत, निर्माण और कार्यप्रणाली का वर्णन करें और इसकी संवेदनशीलता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसके बारे में पूछा गया, आराम से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर, तो उसका मैग्नीफाइंग पावर यानी कि आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र ला देना है, तो उसको भी लाया हुआ था हम लोग का। तो किरण आर्क की सहायता से एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना तथा कार्यप्रणाली का वर्णन करें जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बनती है, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर यंग्स इंटरफेरेंस एंड ड्राइव द फॉर्मूला फॉर विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, और विड्थ का फॉर्मूला होता था लैम्डा d/d, है ना, फ्रिंजों की चौड़ाई का। तो यंग द्विस्लिट प्रयोग का सिद्धांत को समझाना था तथा वैतीकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त कर लेना था। अगला क्वेश्चन, अब देखिए, यह कहता है डिफाइन वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट्स, तो वेव फ्रंट क्या होता है, सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है, उसको डिफाइन करना है। इस्टेब्लिश द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तरंगाग्र क्या होता है उसको डिफाइन करना था, जो कि हाइगन्स का प्रिंसिपल में ही आ रहा था, है ना। सेकेंडरी वेवलेट्स का डिफिनेशन हाइगन्स का थ्योरी में ही आ रहा था। और तरंगाग्र क्या होता है उसका भी डिफिनेशन आपको नोट्स में लिखाया हुआ है। प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को स्थापित करें। तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन को पढ़े हैं सारा चीज़ पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है। और आप इस फिजिक्स के एग्जाम में अच्छा नंबर सभी को ले आइएगा, मेरा पूरा विश्वास है। ऐसे ही और वीडियो को हम लोग लेकर के आते रहेंगे। जो चैनल में पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए सभी को थैंक यू।